बातें पहुंच ही नहीं पाई। दूसरा रीजन क्या था, इन्होंने अपनी जो भी रिसर्च थी उसमें मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया था और उस समय लोगों को बायोलॉजी में मैथ्स का समझ में नहीं आया कि बायोलॉजी के अंदर ये मैथ्स क्यों घुसाई गई है जबरदस्ती। बायोलॉजी और मैथ्स दोनों अलग अलग सब्जेक्ट थे लोगों के लिए, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या कंक्लूजन दे रहे हैं और क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं मेंडल। तीसरा रीजन क्या रहा, तीसरा रीजन ये रहा कि मेंडल ने ये कहा कि हमारी बॉडी में कुछ स्टेबल, क्या स्टेबल और डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है जिसको हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट, अनचेंजेबल, डिस्टिंक्ट, ठीक है। एक डिस्क्रीट यूनिट है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, फैक्टर। इसका नाम क्या रखा, फैक्टर। इन्होंने कहा हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर कुछ फैक्टर हैं जो स्टेबल हैं और डिस्क्रीट हैं, एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होते और चीजों से अफेक्ट नहीं होते, डिस्क्रीट है, ठीक है, बदलते नहीं है बहुत ज्यादा। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को क्या करके ले जाते हैं, कैरी करके ले जाते हैं। लोगों ने कहा भैया तुम कह रहे हो फैक्टर हैं, स्टेबल है, तो वेरिएशन आ कैसे रहे हैं? जो वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, ये वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? अगर तुम कह रहे हो स्टेबल, अगर स्टेबल है तो वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, और अगर डिस्क्रीट है तो चेंज नहीं होना चाहिए लगातार, है ना, नए नए ऐसे कैरेक्टर मिलते नहीं रहने चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता लेकिन है स्टेबल। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए सिंपली कि वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि सेल्स के अंदर फैक्टर्स होते हैं मगर ये इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाए। लोगों ने कहा फैक्टर्स होते हैं तो बताओ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किस चीज के बने हुए हैं, प्रेजेंट कहाँ, सेल के अंदर प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है, किस ऑर्गेनल में, किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, कुछ नहीं पता मुझे मगर होते हैं, बात खत्म नहीं होती। तो इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फैक्टर के होने का नहीं दे पाए इन्हीं 4 वजहों से। कौन कौन सी 4 वजह हैं? 4 वजह तो आई थिंक एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ये कौन कौन सी 4 वजह? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन इजी नहीं था उस समय पर, उस वजह से नहीं मिल पाया इनको रिकॉग्निशन। लेट रिकॉग्निशन क्यों मिला इसके रीजन, ठीक है। दूसरा, जो कैरेक्टर्स हैं वो फैक्टर्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, फैक्टर्स स्टेबल होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं, इन्होंने कहा, मगर ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि वेरिएशन क्यों प्रोड्यूस होते हैं। जब फैक्टर्स स्टेबल है तो वेरिएशन क्यों प्रोड्यूस होते हैं। अगला, इन्होंने मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज कर दिया बायोलॉजी में जो लोगों को समझ में नहीं आया। और अगर इन्होंने फैक्टर्स को कहा तो सही कि फैक्टर्स की वजह से हमारे कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फैक्टर कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं वो नहीं बता पाए, ठीक है। और एक्चुअल में ये बता भी नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते थे? क्योंकि इनके समय तक ना तो क्रोमोसोम डिस्कवर हुए थे ना ही जीन डिस्कवर हुए। अब जब डिस्कवर ही नहीं हुए क्रोमोसोम और जीन, तो ये कैसे बोल देंगे कि यार क्रोमोसोम के अंदर फैक्टर प्रेजेंट है करके? तो इनको पता ही नहीं था कि कुछ हो भी रहा है। और दूसरी बात रही वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनके समय तक सेल डिवीजन भी डिस्कवर नहीं हुआ था, मियोसिस माइटोसिस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो ये कैसे बता देते हैं वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? मियोसिस और माइटोसिस की वजह से तो वेरिएशन प्रोड्यूस होता है ना। मियोसिस में पहले तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा, मियोसिस की वजह से अलग अलग सेल्स मिल जाती है तो उसकी वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं। ये वाला पॉइंट उन्होंने कहा कि अलग अलग सेल मिलते हैं, लेकिन वेरिएशन भी नहीं कहा उन्होंने, कहा कॉम्बिनेशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तीसरा, म्यूटेशन तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, म्यूटेशन ह्यूगो डे व्रीज ने बाद में डिस्कवर किया। तो म्यूटेशन भी डिस्कवर नहीं था जिसकी वजह से वेरिएशन आता, तो इनके पास कोई सोर्स नहीं था। मगर इतना कम चीजें होने के बाद भी इतनी फ्यूचरिस्टिक रिसर्च करी थी इन्होंने जो अभी तक भी वैलिड है। जब हमें सब डीएनए सब कुछ पता है उसके बाद भी हमारे जेनेटिक्स समझना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन सोचो इनको कुछ नहीं पता था, फिर भी इन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च करी अपने सारे के सारे स्टडीज को लेकर, ठीक। तो ये सोचना ही कि फैक्टर होता है, कुछ चीज है जो किसी से दूसरी जनरेशन में जा रही है, ये बहुत बड़ी बात थी इनके समय पर। कोई नहीं सोच रहा था इस बारे में। सब कहते हैं कि हर किसी में अलग अलग चीजें बनती है क्योंकि सबको अलग अलग दिखाई देते हैं, हर कोई अलग अलग दिख रहा है, मतलब वेरिएशन है। अगर वेरिएशन है तो कुछ चीज स्टेबल कैसे हो सकती है? कोई ऐसी चीज है जो बार बार बदल रही है जिसकी वजह से हर बार नए कैरेक्टर, हर बार नए स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये किसके रीजन थे? 4 रीजन किस चीज के थे? लेट रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। रिकॉग्निशन मिला मगर कब मिला? बहुत लेट मिला, ठीक हो गया। इसके बाद में हमें कुछ पढ़ना होता जो एनसीईआरटी में आई थिंक नहीं दिया हुआ है, सक्सेस के रीजन क्या क्या थे मेंडल की रिसर्च में। सक्सेस के रीजन क्या क्या थे?
सक्सेस क्यों मिली? बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज पर काम कर रहे थे कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर कैसे जाते हैं, उस पर बहुत लोग रिसर्च करते हैं, लेकिन इनकी रिसर्च सक्सेसफुल कैसे हो गई उसके भी कुछ रीजंस। पहला रीजन क्या था? अच्छा, पहले तो तुम्हें कैरेक्टर्स पता है मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे अपनी स्टडी में? पहले वो बताते तब तुम उसको थोड़ा ज्यादा समझ पाओगे, या फिर पहले ये बताते फिर उसको रिलेट कर लेंगे बाद में, ठीक है? सक्सेस के रीजन क्या क्या थे? पहली बात तो जो इन्होंने स्टडी करी ना, जब बाकी साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे ना, एक प्लांट पकड़ते थे, कहते थे इसमें फ्लावर इस कलर का है, फ्लावर बड़ा है, छोटा है, सीड ऐसे बन रहे हैं, रूट इतनी लंबी है, स्टेम इतना बड़ा, बहुत सारे कैरेक्टर एक ही बार में स्टडी कर लेते थे। एक मान लो एक प्लांट को उन्होंने 10 कैरेक्टर लिए, फिर इसकी ऑफस्प्रिंग आई, उसमें भी 10 कैरेक्टर देख रहे हैं, बोले ये तो बहुत बिल्कुल कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, कोई एक पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ लेकर के पढ़ रहे हैं, तो पैटर्न की स्टडी कैसे कर पाएंगे? हर बार नए नए वेरिएशन आएंगे ना। तुमने डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रखा है, मैंने तुमको ट्राई टेट्रा पेंटा भी बता रखा है, तो बताओ कितने सारे वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, जितना ज्यादा जीन बढ़ते जाएंगे उतने वेरिएशन बढ़ते जाएंगे। चलो इनको जीन का नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा सेट ऑफ कैरेक्टर ले लिया था, इतने ज्यादा कैरेक्टर्स ले लेते कि इतने ज्यादा कैरेक्टर में कोई पैटर्न बन ही नहीं पा रहा, तो ये फेल हो जा रहे थे। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने बड़ा अच्छा काम किया, एक समय पे या तो एक ही कैरेक्टर लिया या दो ही कैरेक्टर लिया, इससे खाली मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड क्रॉस मिलता है। ट्राइहाइब्रिड मेंडल ने किया ही नहीं कभी। मेंडल ने या तो एक कैरेक्टर लिया या तो दो कैरेक्टर लिए, इसीलिए इनके रिसर्च में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आराम से अपने कंक्लूजन निकाल पाए, ठीक है? इसके बाद दूसरी बात, मेंडल ने दूसरी बात क्या करी, इन्होंने पी प्लांट लिया। पी प्लांट लेने के फायदे क्या हैं? गार्डन पी प्लांट लेने के फायदे क्या हैं? पहली बात तो पी प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान है। पहली बात, पी प्लांट को ग्रो करना क्या है? बहुत ही ज्यादा आसान है, आराम से सीड बीज पकड़ो, खेत में लगाओ, ग्रो हो जाता है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना पड़ता उसको ग्रो करवाने के लिए, ठीक है? तो ग्रो करना बहुत आसान है। दूसरी बात, लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, कितना है? लगभग 2 से 3 महीने एवरेज, तो 2 to 3 मंथ में आराम से स्टडी कर सकते हैं नई जनरेशन की। अदरवाइज मान लो कोई बबूल के पेड़ की स्टडी कर रहा है या आम के पेड़ की स्टडी कर रहा है, आदमी चले गया, आम का नया जनरेशन आ ही नहीं रहा, ठीक है? जनरेशन आ भी रहा है तो एक जनरेशन आने में 5-5 6 साल लग जा रहे हैं। आज अगर तुम आम का कोई बीज लगाते हो तो अगले साल थोड़ी फल आ जाता है उसमें तो कुछ 4-5 साल पहले उसको ग्रो होने में लगते हैं, उसके बाद कहीं जा करके उसमें फल आता है, तो लंबा समय लगता है इन प्लांट्स को अगली जनरेशन को देने में। ये 3 महीने में नई जनरेशन दे जाता है, बेस्ट है, ठीक है? तीसरा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है? होता क्या है, मान लो ये एक प्लांट है, ये इसका कोई फ्लावर है, फ्लावर के पास में स्टेमन भी प्रेजेंट है और पिस्टिल भी प्रेजेंट है, ठीक है? अगर ये फ्लावर नेचुरल कंडीशन में है तो क्या करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, अपने ही स्टेमन से एंथर बर्ड से पॉलन ग्रेन आएंगे, पिस्टिल पर लैंड करेंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। और अगर चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से मेल पार्ट को हटा देंगे और आर्टिफिशियली डस्टिंग करा करके भी क्या करवा सकते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल था और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल था, इसलिए भी इनके रिसर्च अच्छे से हो पाए, अदरवाइज सेल्फिंग नहीं होती तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते इनके। ये एक ही बार क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं F1 जनरेशन आने के लिए, बाकी हर बार सेल्फिंग ही करते हैं, ठीक है? तो सेल्फिंग हो रही है और क्रॉस पॉलिनेशन कर पा रहे हैं, तो इसलिए अच्छा प्लांट है। तीसरा तूने बताया था सैंपलिंग साइज बहुत लार्ज था, ठीक है? लार्ज सैंपलिंग साइज। सैंपलिंग साइज का मतलब क्या हुआ? सैंपल क्या होते हैं? वो चीजें जिन पर हम रिसर्च करते हैं उनको सैंपल बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने मेढक पर रिसर्च करी, तो मैंने एक मेढक पकड़ा, मैंने उसके ऑर्गन देखे, मान लेती हूँ कि उस मेढक में कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उसका एक किडनी छोटा ही हो गया, साइज में छोटा हो गया, ठीक है? अब मैं अपनी स्टडी में ये थोड़ी लिखूंगी कि मेढक में एक किडनी बड़ी होती है, किडनी छोटी होती है, ये तो मेरा एरर है। एरर क्यों है? क्योंकि मैंने एक ही सैंपल पे स्टडी करी। अगर मैं सैंपल्स का नंबर बढ़ा दूंगी तो मेरी स्टडीज क्या होती जाएंगी? और भी ज्यादा एक्यूरेट होती जाएंगी। तो अगर सैंपलिंग साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब मैंने तुम्हें कल बताया था लगभग 35,000 सैंपल लिए थे इन्होंने अपनी पूरी रिसर्च के दौरान, तो 35,000 सैंपल तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो सैंपलिंग साइज बहुत ज्यादा था इनके पास। अगला, इन्होंने क्या किया था,
क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की क्वांटिटेटिव स्टडी करी। इसका मतलब क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की क्वांटिटेटिव स्टडी करी। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी, जैसे प्लांट टॉल है, यदि प्लांट क्या है? ड्वार्फ। तो टॉल होना क्या है? क्वालिटी। ड्वार्फ होना क्या है? क्वालिटी। तो क्वालिटी वाले कैरेक्टर लिए इन्होंने, अलग अलग कैरेक्टर लिए, जैसे फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या फिर फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल है। क्वालिटी है ना, एक्सियल होना है क्वालिटी है, टर्मिनल होना क्या है? क्वालिटी है। उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करी, मतलब बहुत सारे प्लांट में एक ही चीज की स्टडी करी, बहुत सारे प्लांट में खाली टॉल और ड्वार्फ की स्टडी करी, बहुत सारे प्लांट में खाली फ्लावर के कलर की स्टडी करी। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की क्वांटिटेटिव मतलब लार्ज नंबर में स्टडी करी, लार्ज सैंपलिंग साइज रख करके स्टडी करी। किनकी? क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की स्टडी किसमें करी? लार्ज सैंपलिंग में करी। तो इसका हमको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टर की क्वांटिटेटिव स्टडी करी। ठीक है, और क्या था? और क्या हो सकता है इसमें? हैं? वो तो अभी हम स्टेप्स में पढ़ेंगे, रिसर्च के स्टेप्स में पढ़ेंगे। हाँ, इन्होंने लार्ज नंबर नहीं लिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो खाली साथ ही लिए, मगर डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? जैसे इन्होंने टॉल प्लांट लिया, तो ये मान लो टॉल प्लांट है और ये मान लो ड्वार्फ प्लांट है। दिख रहा है ना अलग अलग कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। अब मैं तुमसे बोलूं ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो तुम्हें तो अच्छे समझ में नहीं आएगा कब तुम किसको टॉल बोल रहे हो, कब तुम किसको ड्वार्फ बोल रहे हो। तो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर में आराम से दिखाई देते हैं। हमें ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। अगर लार्ज है, ये स्मॉल है, दिख रहा है हमको टॉल और ड्वार्फ करके। अगर वॉयलेट फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है, दिखते हैं क्लियरली कि वॉयलेट या फिर व्हाइट फ्लावर है। तो डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जो इजीली विजिबल हो। डिस्टिंक्ट मतलब इजीली विजिबल, इजीली विजिबल क्या लिए? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। और कुछ शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, नेचुरली ग्रो करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। और ये फायदा था कि जो पी प्लांट है ना, इसमें एक ही बार में मल्टीपल सीड्स बनते हैं, सीड लार्ज इन नंबर, बहुत सारे सीड्स एक बार में बन जाते हैं। तो एक सीड प्रोड्यूस करने के लिए बार बार नहीं करवाना पड़ेगा हमें सेल्फिंग। जैसे मैंगो का प्लांट है, अगर एक आम का फूल लगा है, उससे आम बनेगा, तो एक ही बीज बनेगा, उससे एक ही सीड बनेगा। लेकिन इसमें एक ही पॉट के अंदर ना 4-6 सीड होते हैं अलग अलग, तो एक बार में नंबर ऑफ सीड्स क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा सीड्स बनते हैं, ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट आता है, ताकि अलग अलग कैरेक्टर्स को स्टडी करें, तो सीड्स का नंबर भी क्या था इनमें? ज्यादा था। और कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टर की क्वांटिटेटिव स्टडी करी, लार्ज सैंपल साइज लिया, बस हो गया, इतना बहुत ठीक हो गया। ये सब क्या है? मेंडल की सक्सेस के रीजन। तो मेंडल को भले ही शोहरत लेट मिली, लेकिन मिली, और लेट मिलने के भी कुछ रीजंस थे और मिलने के भी कुछ रीजंस थे। ठीक है, ये तीनों हो गए पी वाले में। लार्ज सैंपलिंग साइज नंबर 1, नंबर 2 3, नंबर 3 सैंपलिंग साइज बढ़ा लिया, नंबर 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टर, नंबर 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, नंबर 6 सीड साइज, सीड क्या है? लार्ज है। तो ये सक्सेस के रिजल्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या किया। अच्छा, इसको लिखोगे कैसे? नोट कर लो फटाफट से, लो कॉपी निकालो। जा रही है झूम का है रही है, तो नहीं झूम रही है तो बता। क्लास में सजा रही है, आंखें खोल के पूछ अपने दिमाग से सोई है कि नहीं सोई है। चलो अब तू ही बताएगी फिर। सबसे पहले हेडिंग डालो, रीजंस फॉर लेट रिकॉग्निशन ऑफ Mendel's work. Late recognition of Mendel's work.
इसमें लिखो नंबर 1, बता फर्स्ट क्या था, ये बताएगी ये बताती थी आप, नाम तू बता। नंबर फर्स्ट लिखो, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। कम्युनिकेशन वाज एक पढ़ते टाइम सॉरी एक लिखते टाइम हो रहा सीधे फिर कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। ठीक है। नंबर 2 लिखो, फैक्टर्स are stable and discrete but he could not explain the reasons of variation, the reasons of variation। नंबर 3 लिखो, यूज ऑफ मैथमेटिक्स, यूज ऑफ मैथ्स के लिए यूज ऑफ मैथ्स। नंबर 4 लिखो, नंबर 4 क्या था ओ हाँ, he could not provide experimental or physical proof for the existence of factors। अच्छा, डिस्क्रीट यूनिट का मतलब है ब्लेंड ना होते हो, हाँ, प्रूफ फॉर द फिजिकल प्रूफ फॉर द फैक्टर, for the factors existence for the existence of डिस्क्रीट मतलब ब्लेंड नहीं होते हैं, टॉल वाला ट्वार्फ की ब्लेंड नहीं हो रहा है, यानी कैसे नहीं कि कोई मीडियम कैरेक्टर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बोला था। अगला, अब हेडिंग डालो, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। बाकी सब ना 1 मिनट के लिए लोग मान भी लेते हैं, मगर अगर ये फिजिकल प्रूफ दे देते हैं फैक्टर होने का, अगर ये फुलफिल कर, ये प्रूफ कर देते कि फैक्टर्स होते हैं, तो बाकी सारी बातें मान लेते लोग, अगर ये प्रूफ नहीं कर पाए। मेंडल्स सक्सेस, इसमें देखो नंबर 1, स्टडीड only 1 or 2 character at a time। और भी बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे हैं इसी समय पर, इसी टॉपिक पर। स्टडी only 1 or 2 character at a time। अगला पॉइंट लिखो, नंबर 2, selection of garden pea plant। Number 2, selection of garden pea plant। एनसीईआरटी में आई थिंक लिखा है, ये नहीं लिखा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स नहीं लिखा है ना, तो बात इससे एक बार क्वेश्चन आए हैं सक्सेस के रीजंस कैसे, ठीक है। क्या बोला, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट, इसमें डैश करके 1 2 3 करके लिखना है, ऐसे करके पॉइंट मत बनाना, रोमन वाला 1 2, ठीक। उसमें लिखो नंबर 1, शॉर्ट लाइफ स्पान,
डैश करके 2 to 3 months। अगला पॉइंट देखो, इजी टू कल्टिवेट, यानी ग्रो करना आसान था, इजी टू कल्टिवेट। अगला पॉइंट देखो, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन, and artificially hybridization possible, and artificially hybridization possible, artificially hybridization possible। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, हाँ, has many contrasting traits, has many contrasting traits। contrasting का मतलब होता है जो हम distinctly visible हो सके, मतलब इजीली हम अलग अलग पहचान सकें, डिस्टिंक्ट हो, इजीली विजिबल हो। contrasting traits, अगर समझ में नहीं आता तो ब्रैकेट में लिख लो इजीली डिफरेंशिएटेड, इजीली डिफरेंशिएटेड मतलब है आराम से अलग अलग पहचान सकते हैं, इजीली डिफरेंशिएटेड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे तुम्हारे बाल हैं, इसके बाल थोड़े ब्लैक की साइड पे, इसके बाल थोड़े ब्राउन की साइड पे, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वो होते हैं जिनको आराम से पहचान सके अलग अलग, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ आराम से पहचान सकते हैं एक बार देख करके, ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं। अगला पॉइंट देखो, लार्ज सीड्स, लार्ज सीड्स बस हो गया। एक तो सीड्स बड़े होते हैं, दूसरा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगला 1 2 था ना, अभी थर्ड लिखो पॉइंट, अब ये रोमन वाला खत्म करो, थर्ड पॉइंट लिखो सीधे। थर्ड पॉइंट में लिखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब नंबर, हाँ, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव TIV होगा, क्वांटिटेटिव TATIV, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। अगला पॉइंट मैंने कल तुमको बताया था कि मेंडल अपने हर एक काम का रिकॉर्ड रखते हैं, हर एक छोटी बड़ी बात का क्या रखते हैं, रिकॉर्ड। कब पॉलिनेशन करवाया, कब इमेस्कुलेशन कराया, कब जर्मिनेट हुए, कब सीड लगाए थे, कब फ्लावर आ गए, सब चीज का रिकॉर्ड रखते थे। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन था इनके सक्सेसफुल होने का। तो अगला पॉइंट लिखो, मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मतलब वैल्यू वाइज, नंबर डेट वाइज, स्टैटिस्टिकल नंबर वाइज जब रिकॉर्ड रखते हैं तो उसको स्टैटिस्टिकल बोलते हैं। कितने सीड लगाए, कब कितने उनमें से जर्मिनेट करे, क्या क्या बना उनमें से, वो सब कुछ। स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। लास्ट पॉइंट लिखो, लार्ज सैंपलिंग साइज, लार्ज सैंपलिंग साइज। ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। और अगला पॉइंट लिखो, लार्ज सैंपलिंग साइज। ठीक हो गया, चलो अब हेडिंग डालो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल।
contrasting characters studied by Mendel. चलो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने लिए मेंडल ने? टोटल या पेयर? हैं? टोटल या पेयर? जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ, कैरेक्टर कितने लिए? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पूछ रही हूँ मैं। 7। कैरेक्टर कितने लिए? 7। ट्रेड्स कितने लिए? 14। वर्ड पे ध्यान देना है। कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 कैरेक्टर लिए। अब कैरेक्टर कौन कौन से थे? नंबर 1 सबसे पहले ले लेते हैं हाइट, उसमें से डोमिनेंट रिसेसिव फिर करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर क्या लिया? हाइट लिया। इसके बाद 2 कैरेक्टर लिए फ्लावर के लिए, एक साथ कर लेते हैं, तुम्हारे बुक में ऊपर नीचे एक साथ बना देते हैं उसको, ठीक है। एक क्या लिया इन्होंने? फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। दूसरा क्या लिया? फ्लावर पोजीशन। साथ साथ लिखते भी रहो। हाइट लिया, फिर फ्लावर के 2 कैरेक्टर लिए, एक कैरेक्टर हाइट का, 2 कैरेक्टर फ्लावर के, 2 पॉट के 2 सीड के, तो फ्लावर पॉट सीड के 2 कैरेक्टर है, ठीक है। इसके बाद क्या है? नंबर 4 इन्होंने अगला कैरेक्टर लिया पॉड के लिए, पॉड शेप और पॉड कलर। ठीक हो गया। नंबर 6 और 7 2 कैरेक्टर इन्होंने लिए सीड के, एक लिया सीड शेप और अगला लिया सीड कलर। तो ये 7 कैरेक्टर्स लिए थे इन्होंने। ट्रेड अभी बढ़ेंगे, कौन कौन से ट्रेड? कैरेक्टर कितने लिए? 7 कैरेक्टर्स लिए इन्होंने। ठीक हो गया। एंड क्रोमोसोमल पोजीशन भी पढ़ोगे ना कल? क्रोमोसोम में कहां पर कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ये वो सब भी पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। उसके पीछे भी एक मेंडल की सक्सेस का राज है। सीड लो, तुमको तो पता ही है, इम्प्रोवाइज कर लो थोड़ा। दीदी ना मेरे से बोलोगे, बताया भी नहीं। चलो ठीक है। अब एक रखते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और दूसरा रखते हैं रिसेसिव ट्रेट। तो हमारे पास में सभी के लिए डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले हाइट के लिए डोमिनेंट क्या है? टॉल। अभी बताओ पहले रिसेसिव क्या है? ड्वार्फ। बाकी लोग भी हाइट के लिए डोमिनेंट टॉल, रिसेसिव ड्वार्फ। फ्लावर कलर के लिए डोमिनेंट कौन? वायलेट कलर। वायलेट होता है, वायलेट होता है, VIO। वायलेट कलर। और रिसेसिव क्या है? वाइट कलर, सफेद कलर के फूल रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। अगला फ्लावर की पोजीशन के लिए कौन कौन है? एक्सियल। एक्सियल है डोमिनेंट और टर्मिनल है रिसेसिव। एक्सियल और टर्मिनल का मतलब समझना है। ये हमारे पास में स्टेम है, स्टेम में से ये ब्रांच निकली है, ब्रांच पर जहां पर पोजीशन होती है, जहां से ब्रांच निकलती है, उस लोकेशन को हम बोलते हैं एक्सियल लोकेशन। यहाँ पर जो बड आता है उसको भी हम एक्सियल बड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फ्लावर निकलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन। लेकिन अगर टिप पे निकला, जैसे मान लो ब्रांच इसकी टिप पर फ्लावर आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल। तो एक्सियल वाला ज्यादा डोमिनेंट है, टर्मिनल वाला क्या है? रिसेसिव, ज्यादा नहीं, ठीक। अगला पॉड शेप, इन्फ्लेटेड।
इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, मतलब नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं पॉट को, अष्टपुष्ट पॉट, ठीक है। और कभी कभी हमको सिकुड़ा सा मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ा सा, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर और सीड कलर में थोड़ा ध्यान देना ना। पॉड कलर में डोमिनेंट कौन है, ग्रीन, पॉड कलर में डोमिनेंट कौन है, ग्रीन, और रिसेसिव कौन है, येलो, ठीक हो गया। सीड कलर में डोमिनेंट है येलो और रिसेसिव कौन है, ग्रीन। पॉड और सीड में उल्टा है, ठीक है। सीड शेप एक तो क्या है, राउंड, अच्छे से फूले हुए सीड्स, और दूसरा क्या है, रिंकल, रिंकल मतलब अगेन सिकुड़े हुए से, ठीक हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टर हैं ये हमेशा दिखाई देंगे, ठीक है। मगर अगर तुमसे पूछे कि कौन से कैरेक्टर हैं, ये भी तुमसे पूछे कि हाउ मेनी ऑफ द मेंडेलियन ट्रेट्स, मेंडल ने जो भी ट्रेट लिए उनमें से कितने ट्रेट सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में दिखते हैं, तो होमोजाइगस कंडीशन में तो खाली रिसेसिव वाले दिखेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, 7। हमारे तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक है। सिर्फ होमोजाइगस में कौन दिखेंगे, 7 रिसेसिव वाले, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों में कौन दिखेंगे, 7 डोमिनेंट वाले, और 7 रिसेसिव भी तो दिखेंगे होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन में कौन दिखेंगे कहेगा, तो 7 डोमिनेंट वाले, हेटेरोजाइगस में रिसेसिव वाले नहीं दिखेंगे, ठीक। अगर तुमसे पूछे होमोजाइगस में तो फिर ऐसे 14 के 14, होमोजाइगस बोलेगा तो 14 के 14, हेटेरोजाइगस बोलेगा तो 7, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेगा तो 7, होमोजाइगस रिसेसिव बोलेगा तो 7, ठीक है। अगर तुमसे पूछे सिर्फ होमोजाइगस में दिख सकता है, हेटेरोजाइगस में दिखेगा ही नहीं कभी, तो सिर्फ 7 रिसेसिव वाला, ओनली होमोजाइगस में रिसेसिव वाला, होमोजाइगस में सब, ओनली होमोजाइगस में रिसेसिव, ठीक है, जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन। अगर तुमसे पूछेगा फ्लावर के कितने कैरेक्टर्स लिए, तो 2, फ्लावर के कितने ट्रेट्स लिए, तो 4 ट्रेट लिए ना, 2 कलर के लिए, 2 पोजीशन के लिए, तो ट्रेट कितने लिए, 4, कैरेक्टर कितने लिए, 2। सेम टू सेम सीड के लिए कितने कैरेक्टर लिए, 2, सेम टू सेम पॉड के लिए कितने कैरेक्टर लिए, 2, ट्रेट कितने लिए, 4। अगर तुमसे पूछे कलर के लिए कितने कैरेक्टर लिए हैं, तो कलर के लिए 3 कैरेक्टर लिए हैं, एक फ्लावर, एक सीड, एक पॉड, 3 कलर के लिए लिए। अगर ट्रेट पूछेगा तो कितने बोलोगे, 6 ट्रेट, ठीक है। शेप के लिए बोलेगा तो 2, एक सीड के लिए, एक पॉड के लिए, और हाइट के लिए सिर्फ 1, टॉल और समझ में आया। जब भी हम डोमिनेंट वाला लेते हैं तो डोमिनेंट वाला हम कैपिटल से दिखाते हैं, जबकि डोमिनेंट वाले का चिन्ह दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे, कैपिटल से, जैसे यहाँ पर हम दिखाएंगे कैपिटल टी से, ठीक है। और डॉर वाला किससे दिखाएंगे, स्मॉल टी से। तो रिसेसिव वाला हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल से, और डोमिनेंट वाला हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल से, ठीक हो गया। ये थोड़े थोड़े हैं, अब कल हम इसको पढ़ेंगे कि कौन से क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट है। मेंडल की किस्मत बड़ी अच्छी थी इस मामले में, मेंडल की किस्मत अच्छी थी कह सकते हैं या बुरी थी कह सकते हैं। एक डिस्कवरी करते करते रह गया, कौन सी डिस्कवरी करते करते रह गया हो सकता है, लिंकेज की डिस्कवरी करते करते रह गया। चलो कल करते हैं इसको।